चलिए पहली खबर का रुख करेंगे। संदेशखाली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को कोर्ट ने 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बीती रात पुलिस ने शाहजहां को उत्तर 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया, जिसके बाद आज सुबह उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। अब 10 मार्च को उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। 14 दिन पुलिस रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन अलाउ किया। 10 दिन पुलिस ने। शाहजहां शेख की ये गिरफ्तारी 5 जनवरी को हुए ईडी की टीम पर हमले के मामले में हुई, जिसमें वो मुख्य आरोपी था और 55 दिनों से फरार था। अटैक हुआ था, उसमें बहुत सारे ईडी ऑफिसर्स इंजर्ड हुआ, ग्रीवियसली इंजर्ड हुआ था। तो ये ग्रीवियस ऑफेंस में उनको 14 दिन का किसी मांगा था, ठीक है। 10 डेज के लिए कोर्ट अलाउ किया है। कोर्ट में पेशी के दौरान भी शाहजहां शेख अपनी हनक दिखाने की कोशिश करता नजर आया। तेज चाल में जब वो कोर्ट में दाखिल हुआ तो हाथ की एक उंगली उठाकर उसने खुद को एक आरोपी नहीं बल्कि एक ताकतवर शख्स के तौर पर दिखाने की कोशिश की। जिस अकड़ के साथ शाहजहां शेख कोर्ट में पेश हुआ, उस पर बयानबाजी भी तेज हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी से बचाकर उसे बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में रखा गया है। और यही वजह रही कि जब शेख शाहजहां को कोर्ट में पेश किया गया, तब उसके चेहरे के भाव और उसकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं नहीं लगा कि वो एक अपराधी है। बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की, वो किसी गुनहगार की थी या किसी अदाकार की लग रही थी। कहीं से नहीं लग रहा था कि बेबसी जरा भी उसके चेहरे पे है, खौफ जरा भी उसके चेहरे पे है, गिरफ्तारी का कोई भाव उसके चेहरे पे है। ऐसा लग रहा था कि वो बाकायदा जलवा अफरोज हो रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कोर्ट में पेशी के दौरान उसके विक्ट्री साइन दिखाने पर भी सवाल उठाए। शाहजहां शेख जो विक्ट्री साइन दिखा रहा था, इसका क्या मतलब? किस बात की विक्ट्री? महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दमन, उत्पीड़न, बलात्कार के द्वारा उनकी जमीनें कब्जे जाने को विजय बताना। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि जब ईडी पर हमले के केस में गिरफ्तारी हुई है तो ममता सरकार उसे ईडी को क्यों नहीं सौंप रही। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए उसके वकील कलकत्ता हाईकोर्ट भी पहुंचे, लेकिन वहां से भी उनको कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया और साफ किया कि कोर्ट को इस मामले में शेख शाहजहां से कोई सहानुभूति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अब तक वो फरार था, हम उसके कोर्ट आने का इंतजार ही कर रहे थे। उस पर 43 केस चल रहे हैं। बताया जाता है कि शेख शाहजहां माफिया बनने से पहले एक मजदूर था, जो साल 2000 में एक मछली पालन फार्म में बतौर मजदूर काम करता था। इस दौरान उसने सब्जी भी बेची और ईंट भट्टे पर भी काम किया। साल 2004 में वो ईंट भट्टे पर मजदूरों की यूनियन का लीडर बना, फिर सीपीआईएम से जुड़कर राजनीति में कदम रखा। 2012 में वो टीएमसी से जुड़ा और मुकुल रॉय, ज्योति प्रिय मलिक का करीबी बन गया। बताया जाता है कि उसके पास कई मछली पालन केंद्र, ईंट भट्टे और सैकड़ों एकड़ जमीन है और वो 2 से 4 हजार करोड़ की संपत्ति का मालिक है। 55 दिनों से फरार चल रहे शेख शाहजहां को सीएम ममता का भी करीबी माना जा रहा है। यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि उसकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी, अब तक वो कहां छिपा हुआ था और उसे किसने पनाह दी थी। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद संदेशखाली इलाके में लोगों ने जमकर जश्न मनाया। जैसे ही शाहजहां की गिरफ्तारी की खबर आई, लोग खुशी मनाते हुए सड़कों पर निकल आए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो महिलाएं वहां कोई बड़ा त्योहार मना रही हों। जिस तरफ भी नजर गई, महिलाएं एक दूसरे को रंग लगाती और शंख बजाती दिखाई दी। इस दौरान महिलाओं ने सड़कों पर बेखौफ होकर जुलूस भी निकाला। पूरे इलाके में लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे और वो यही मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो जाए। और आज जब ये खबर उन्हें मिला तो आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे संदेशखाली में गंगा जल छिड़का जा रहा है और गुलाल के साथ यहाँ पर वो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं महिलाओं ने गंगा जल छिड़क कर संदेशखाली की मिट्टी को पवित्र करने का दावा भी किया। हमारे संदेशखाली माटी এই তিনজন মানে পাপের জন্য, 3টে পাপী মানুষের জন্য অপবিত্র হয়ে গেছিল। সেই 3টে মানুষ আজকে জেলের মধ্যে আটকে আছে, মানে গারদের মধ্যে তাদেরকে ঢোকানো হয়েছে। আমাদের সন্দেশখালীর মাটি আমরা পবিত্র করছি। महिलाओं ने शेख शाहजहां के जेल जाने से मुक्ति की बात भी कही। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को बीजेपी ने ममता बनर्जी का सियासी हथकंडा बताया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि जेल में उसे 5 स्टार सुविधाएं मिलेंगी और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत भी होगी। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी एक सियासी समझौता है। अरे बार बार भाई बोल रहा हूँ, अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है।
उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा। बीजेपी ने दावा किया कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी भी दबाव की वजह से हुई। भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेशखाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने की। वहीं राज्यपाल ने भी गिरफ्तारी पर तंज कसा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींजे सौ खड़ा, ऋदुआए फल होय। बीजेपी ने दावा किया कि उनके आंदोलन के आगे ममता को झुकना पड़ा। शेख शाहजहां के मुद्दे पर बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए ममता बनर्जी ने महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले को बचाया, जो देश का दुर्भाग्य है। उतना बड़ा अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे, इसलिए कि वो मुसलमान था, मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है, महिला के नाम पर कलंक है। इस बीच शेख शाहजहां पर गर्माती सियासत के बीच टीएमसी ने उसको 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। साथ ही बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को भी नकार दिया और इस बात का दावा भी किया कि बंगाल पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत ही काम किया। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने शेख शाहजहां के निलंबन की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हैव डिसाइडेड टू सस्पेंड शेख शाहजहां फ्रॉम द पार्टी फॉर 6 years. Read my lips. Suspend him for 6 years. टीएमसी ने इस दौरान शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर ईडी सीबीआई पर भी निशाना साधा। तो ईडी ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया इतना दिन तक ईडी का या सेंट्रल कोई एजेंसी को गिरफ्तार करने में कोई रोक नहीं था कोर्ट की तरफ से। तो हमें यही प्रश्न आता है कि कौन रोक लगा के रखा था। टीएमसी नेताओं ने बीजेपी पर संदेशखाली के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी आज संदेशखाली पहुंच गए, जहां उन्होंने इलाके के लोगों से मुलाकात की और पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। साथ ही इस बात का दावा भी किया कि ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल हिंसा की आग में झुलस गया और संदेशखाली की महिलाओं ने जो यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ममता छोड़ो और बंगाल बचाओ, सीबीआई लाओ, संदेशखाली को जस्टिस न्याय दिलाओ। They want CBI. We want CBI. We want CBI. संदेशखाली want CBI. शुवेंदु अधिकारी को देखकर वहां के लोग भी जोश में नजर आए और उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए 10 तारीख को राजबाड़ी में जनसभा होगी। 10 तारीख को राजबाड़ी में पब्लिक मीटिंग होगा। सुबह 10 बजे 12 बजे तक मीटिंग चलेगा। मीनाका और संदेशखाली का हजारों संख्या के आदमी आएगी। शुवेंदु ने दावा किया कि बीजेपी उन लोगों के साथ है जिन पर अत्याचार हुआ और फर्जी मामलों में जेल में डाला गया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार कश्मीर दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले हफ्ते में कश्मीर दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो अनंतनाग में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कश्मीर को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। 2019 में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद ये उनका पहला कश्मीर दौरा होगा। मोदी कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत देश में 1 करोड़ घरों की छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे लोगों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। बिहार विधानसभा में आज अपराध नियंत्रण विधेयक पारित हो गया है। बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार, बालू जमीन, शराब माफिया राज को खत्म करने के लिए बिहार सरकार ये सख्त कानून लेकर आई है। नीतीश सरकार का ये कानून योगी सरकार के गैंगस्टर एक्ट की तर्ज पर बनाया गया है। मराठा नेता मनोज जरांगे ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो राजनीति से दूर रहकर समाज सेवा करना चाहते हैं। वीवीए अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने एमवीए के सामने मनोज जरांगे को लोकसभा का टिकट देने का प्रस्ताव रखा था। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर स्पीकर ने अपना फैसला सुना दिया। स्पीकर कुलदीप पठानिया ने बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की घोषणा कर दी।
जिनमें शामिल हैं धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा और कुटलेहर के विधायक देवेंद्र भुट्टो। स्पीकर कुलदीप पठानिया के मुताबिक पार्टी व्हिप के उल्लंघन की वजह से इन पर दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान लागू होता है, लिहाजा इनकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से खत्म की जाती है। दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं, दिस इज अनएथिकल। दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द जजमेंट आल्सो। हालांकि सदस्यता छीने जाने के फैसले को कांग्रेस के बागी विधायक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने से क्या सुक्खू सरकार पर मंडरा रहे खतरा जो था वो टल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक अभी भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज बताए जा रहे हैं। जी न्यूज के सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक शिमला पहुंचे कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने अपनी जो शुरुआती रिपोर्ट आलाकमान को भेजी है, उसमें बताया गया है कि कई विधायक और मंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज हैं। सुक्खू के अकेले चलने, मंत्रियों के काम में खुद और उनके चुनिंदा अफसरों के हस्तक्षेप से इनमें नाराजगी है, लिहाजा पर्यवेक्षकों ने लोकसभा चुनाव तक ही सुक्खू को सीएम बनाए रखने का सुझाव दिया है। हालांकि सीएम बदलने का काम लोकसभा चुनाव से पहले या बाद में किया जाए, इसका फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। यही नहीं, पर्यवेक्षकों ने कहा है कि असंतोष को खत्म करने और लोकसभा चुनाव तक सुक्खू को बनाए रखने के लिए नाराज नेताओं से ठोस वादे और उस पर अमल कर सरकार बचाई जा सकती है। हालांकि इस सब के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह अपनी अपनी फील्डिंग सेट करते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सभी विधायकों को अपने घर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया और इसके जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते भी नजर आए। जबकि सुक्खू के बुलावे पर उनके घर पहुंचे कई विधायकों ने जोर देकर ये बात कही कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है। कल बजट पास हुआ, उसके बाद आज ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं और हिमाचल की जनता सरकार जो है बिल्कुल स्थिर और हिमाचल स्टेबल है। पूरे 5 साल हिमाचल प्रदेश ऐसी कोई बिल्कुल बातचीत ही नहीं है। यही नहीं, कुछ विधायक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का समर्थन करने की बात भी करते दिखे। मुख्यमंत्री सुक्खू ही रहेंगे, बिल्कुल वही रहेंगे और उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूरे 5 साल जो है लोगों की सेवा करेगी। हालांकि कुछ विधायक नेतृत्व परिवर्तन या कहे सुक्खू की जगह किसी और को सीएम बनाने की बात पर गोलमोल जवाब देते भी नजर आए। इतना इम्पोर्टेंट है क्या गवर्नमेंट स्टेबल है, क्या कोई लीडरशिप चेंज की बात है? देखिए, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात्रि भोज रखा था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से हो ना सका, तो आज ब्रेकफास्ट पे बुलाया हुआ है और अभी जाके पता लगेगा कि क्या क्या एजेंडा जो है वो रखा हुआ है। वहीं इस दौरान पार्टी पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीएम आवास पहुंचे और वहां मौजूद सभी विधायकों से मुलाकात की। लेकिन इन सब के बीच सुक्खू सरकार की बुनियाद हिलती नजर आई, क्योंकि वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह मुख्यमंत्री आवास नहीं पहुंचे, जिन्होंने एक दिन पहले ही इस्तीफे का ऐलान किया था। लिहाजा इसे विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी के तौर पर देखा जाने लगा। यही नहीं, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पर्यवेक्षकों से बातचीत के बाद ही वो कोई फैसला करेंगे। देखिए, मैंने आपसे ये कहा है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि हम ऑब्जर्वर्स आए हैं, उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री जी का भी मैं मान सम्मान करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी बात है हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि हम कल पूरी चर्चा करके फिर से आपसे बात करेंगे, तो मैं जाऊँगा, उनसे क्लियर बात करेंगे और फिर जो है वो देखा आगे का वो दिया। जबकि सुक्खू की नाश्ते पर चर्चा के सवाल को उन्होंने हंसी में टाल दिया। नहीं, मैं नाश्ता वैसे कम करता हूँ। यही नहीं, उन्होंने पर्यवेक्षकों के पाले में गेंद डालते हुए अपनी आगे की रणनीति भी बहुत हद तक साफ कर दी। तो अभी रात ही बीती है, अभी जाकर फिर से हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे सब चीज़ों को देखना है, सब चीज़ों को ठीक करना है। और मुझे विश्वास है कि हिमाचल तो देवभूमि है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है और हम तो अयोध्या जाकर राम प्रभु राम का आशीर्वाद भी लेकर आए हैं, तो सबका आशीर्वाद साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आज सुबह बड़ी संख्या में विक्रमादित्य सिंह के समर्थक उनके घर होली लॉज पहुंचे और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े करते नजर आए। जबकि वीरभद्र सिंह की पत्नी और हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी अपनी शिकायतें आलाकमान तक पहुंचाने की बात कही। जो भी हमारी बातें थी या हमें लगा कि ठीक नहीं हो रहा, वो भी हमने बार बार उनके संज्ञान में लाया। अभी जो कल मीटिंग हुई है उसमें भी हमने ये बातें उनके समक्ष रखी है और हम वी आर जस्ट वेटिंग कि वो क्या उस पर निर्णय लेते, क्या फैसला लेते।
यही नहीं, उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और 6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मुद्दे पर भी सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया। तो उनका नाराज होना एक बहुत सी जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा होती। जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार की स्थिरता के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब न देकर साफ कर दिया कि मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। फिलहाल सरकार सेफ है हिमाचल में। परिवार बनाम सरकार की इस लड़ाई में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश का सियासी समीकरण क्या कहता है इस पर भी गौर करना जरूरी है। तो चलिए आपको वो सियासी समीकरण भी समझा देते हैं। 68 सदस्यों वाले हिमाचल विधानसभा में अब बहुमत का आंकड़ा बदल गया है। 6 विधायकों की सदस्यता खत्म होने के बाद फिलहाल सदन में 62 सदस्य बचे हैं। अब सरकार को बहुमत के लिए 32 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जो कि सुक्खू सरकार के पास हैं, क्योंकि अभी भी उनके साथ 34 विधायक हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो उसके पास 28 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 25 और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। कांग्रेस के पास अभी भी संख्या बल तो है, लेकिन खेल सिर्फ 4 विधायकों का है। अगर उसके 4 विधायक टूट जाते हैं तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। 4 विधायक टूटने की स्थिति में कांग्रेस के पास सिर्फ 30 विधायक रह जाएंगे, जबकि बीजेपी के 32 विधायक हो जाएंगे, जितने की बहुमत के लिए जरूरी है। कहा यह भी जा रहा है कि 6 बागी विधायकों के अलावा भी कई कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में है। अगर वो उनके साथ बीजेपी में शामिल हो गए तो कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। हालांकि शाम होते होते एक बार फिर कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने नाराज चल रहे पार्टी नेता विक्रमादित्य के साथ लंबी चर्चा की और डीके शिव कुमार ने इस मुलाकात के बाद कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। All is well. This government will stay for 5 years. We all are well. All issues have been sorted out. We have worked out. We all are going, sitting there. We have heard. We are hearing all MLAs. Buddha ji is speaking. Everybody is speaking. There is no problem in the government. यही नहीं, सियासी उठापटक और बयानबाजियों के बीच हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह अपने बेटे और मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ सीएम आवास यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पहुंची। कांग्रेस में जारी कलह के बीच बीजेपी भी अपनी अपनी तैयारी करती दिखी। शिमला से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं में बेचैनी नजर आई। वो कांग्रेस की आपसी खींचतान के नतीजे का इंतजार करते दिखे। यही नहीं, शिमला में बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शिरकत की। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। कांग्रेस को राहत देनी थी, जो कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है। चाहे वो जनता के बीच की बात कहे, चाहे इसके अतिरिक्त हम सारे विधानसभा के सदस्यों के बीच में बात कहे, विधानसभा के अंदर की बात कहे, चाहे उनकी पार्टी के अंदर बात कहे, जो हालात चल रहे हैं। जबकि दिल्ली में संदेश खाली मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। हिमाचल में जो हुआ है वो कांग्रेस के उस असली चेहरे को बेनकाब करता है जब उनके अत्यंत वरिष्ठ मंत्री की आंखों में आंसू हैं। वो आंसू सिर्फ वो नहीं है, वो हिमाचल की जनता की आंखों में आंसू हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6 महीनों में पीएम जुगनाथ से ये उनकी 5वीं मुलाकात है। ये भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत साझेदारी का प्रमाण है। 1993 सीरियल बम धमाकों के मामले में अजमेर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। इस मामले में आरोपी इरफान और हमीदुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1993 में कई ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई अभ्यर्थियों की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। इससे पहले इस मामले में आरोपी नीरज यादव को गिरफ्तार किया गया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान और तुर्की को तगड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कश्मीर पर तुर्की और पाकिस्तान के हालिया बयान का जवाब देते हुए कहा कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और इसमें किसी भी देश को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। अवैध खनन मामले में सीबीआई ने अखिलेश यादव को सम्मन भेजा था और गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अखिलेश यादव दिल्ली नहीं गए। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने सीबीआई को अपना जवाब भेज दिया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करने की अपील की है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो जांच के लिए तैयार हैं और सीबीआई को पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। जो
सीबीआई की तरफ से कागज आया था, उसका जवाब मैंने दे दिया है। हालांकि उन्होंने सीबीआई को भेजे गए अपने जवाब की जानकारी तो नहीं दी, लेकिन चुनाव से पहले सीबीआई की तरफ से भेजे गए समन पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इसलिए चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से जब सीबीआई के सम्मन पर सवाल पूछा गया तो वो थोड़ा नाराज नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष पर दबाव डाला जा रहा है। चूंकि यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है, इसलिए डिंपल यादव ने सीबीआई के समन को चुनाव से जोड़ा और आरोप लगाया कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है। जी पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको समन आया है, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं। हालांकि डिंपल यादव ने बीजेपी को चेतावनी दी कि समाजवादी पार्टी न डरेगी और न झुकेगी और यूपी में बीजेपी को करारा जवाब देगी। आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये खनन घोटाला क्या है और कब हुआ, जिसमें अखिलेश यादव सीबीआई के रडार पर हैं। साल 2012 से 2016 के बीच हमीरपुर में अवैध खनन का मामला सामने आया था। इस मामले में जनवरी 2019 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इस मामले में हमीरपुर की तत्कालीन डीएम और खनन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने हमीरपुर में धड़ल्ले से अवैध खनन होने दिया। क्योंकि साल 2012-13 में अखिलेश यादव के पास खनन मंत्रालय का प्रभार था, इसलिए अखिलेश यादव पर यह आरोप लगा कि उन्होंने रोक के बावजूद ठेके दिए और इसीलिए इस मामले में सीबीआई उस वक्त मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव से पूछताछ करना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी की घबराहट बताकर केंद्र सरकार को घेरने में जुट गई है। सीबीआई के संबंध पर कांग्रेस भी अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गई है और समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस ने इसे बीजेपी की घबराहट बताया। ये सब उनके पुराने उनकी सरकार के समय के मामले हैं और ये आज समन हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से घबराई हुई सरकार है मोदी की। कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे ओम प्रकाश राजभर से जब इस पर प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने अखिलेश यादव को घोटालेबाज बताने में संकोच नहीं किया। आज कहां से इतना माल आ गया है, क्यों ईडी सीबीआई दौड़ा रही है? ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को नसीहत दी कि अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें सीबीआई के सामने पेश होना चाहिए। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी कमाई हुई। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 6 राष्ट्रीय दलों की कमाई और खर्च की रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक वर्ष 2022-23 के दौरान 6 राष्ट्रीय दलों को 3077 करोड़ रुपए की आय हुई है। इस रकम का 77% हिस्सा अकेले बीजेपी के खजाने में गया। एडीआर के मुताबिक बीजेपी को वर्ष 2022-23 में 2361 करोड़ रुपए की आय हुई, जिसमें से पार्टी ने 1362 करोड़ रुपए खर्च किए। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसे वर्ष 2022-23 के दौरान 452 करोड़ रुपए की आय हुई, जबकि कांग्रेस ने 467 करोड़ रुपए खर्च किए, जो उसकी आय से 15 करोड़ रुपए ज्यादा है। तीसरे नंबर पर सीपीएम रही, जिसे 2022-23 में 142 करोड़ रुपए की आय हुई और पार्टी ने 106 करोड़ रुपए खर्च किए। 85 करोड़ रुपए आय के साथ आम आदमी पार्टी चौथे नंबर पर रही, लेकिन पार्टी ने 102 करोड़ रुपए खर्च किए, जो उसकी आय से 17 करोड़ ज्यादा है। 5वें नंबर पर मायावती की पार्टी बीएसपी रही, जिसने 29 करोड़ रुपए कमाए और 18 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। छठा नंबर कोनराड संगमा की पार्टी एनपीईपी का है, जिसमें 2022-23 में 8 करोड़ रुपए कमाए और 7 करोड़ रुपए खर्च किए। कर्नाटक को लेकर भी सियासत गर्म है। बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के नासिर हुसैन की जीत के बाद पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग नारेबाजी करते दिख रहे हैं। बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आरोप लगाया कि नासिर हुसैन की जीत के बाद ये नारेबाजी की गई और सत्ता की लालच में कांग्रेस ने नैतिकता बेच दी। Slogans inside the Vidhan Sabha. This is a heights. This is a danger to our security of the country and the democracy of this country. Still, the government is not taking any action. They are trying to cover up the whole issue. हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया। खुद राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सामने आए और दावा किया कि पाकिस्तान के समर्थन में नारे नहीं लगाए गए। साथ ही ये भी भरोसा दिया कि अगर आरोप सही पाए गए तो नारे लगाने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
CVL sent the voice report to the FSL. If report comes and if it's true that somebody has made a slogan that Pakistan Jindabad, such person will be punished seriously. कांग्रेस पार्टी विवाद को रफा दफा कर पाती उससे पहले ही कांग्रेस के एक और नेता का बयान सामने आ गया। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने पाकिस्तान के समर्थन में बड़ा बयान दिया और यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान कांग्रेस के लिए दुश्मन नहीं है, जिस पर खूब विवाद हुआ। I never said that. I said Pakistan is our neighbor state. It may be enemy state for Bharatiya Janata Party. If it is an enemy state, why does BJP having all kind of trade with Pakistan? बीजेपी ने इस बार कांग्रेस को ये कहते हुए घेरा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। We all know what Pakistan has done and has been doing in India with Indians. It shows their mentality. It shows their mindset. In order to appease minorities and Muslims, and in order to, just for vote politics, it shows that they can go to any extent. Congress can go to any extent. बीजेपी का ये आक्रामक रुख विधानसभा के अंदर भी देखने को मिला। आज जब सीएम सिद्धारमैया प्रश्नकाल के दौरान बोल रहे थे, तभी बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले शख्स की गिरफ्तारी की मांग की, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। सड़कों पर उड़ने वाली धूल देश में वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट के हवाले से ये बात कही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में सड़कों पर उड़ने वाली धूल से प्रदूषण खतरनाक होता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गाड़ियों की बढ़ती तादाद और ट्रैफिक जैम की वजह से सड़कों पर प्रदूषण बढ़ा है, जिसकी वजह से हवा में PM10 और PM 2.5 की मात्रा भी बढ़ी है। धूल भरी सड़कों पर सांस लेने की वजह से लाखों लोगों को सांस से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। धूल की वजह से बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एनजीटी ने कई राज्यों को जरूरी निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने राज्य सरकारों से सड़कों की साफ सफाई और पानी का छिड़काव करने के लिए भी कहा है। साथ ही लोगों की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने को कहा है, ताकि सड़कों पर धूल और धुआं उड़ाती गाड़ियों पर लगाम लग सके। खाने की पसंद की बात करें तो हो सकता है मशरूम से कई लोग परहेज करते हों, लेकिन अगर ये कहा जाए कि मशरूम से सोना बन सकता है तो बेशक सबको हैरानी होगी, लेकिन ये बात पूरी तरह सही है। हम आपको बताते हैं कैसे। गोवा के 2 रिसर्चर्स ने मशरूम में सोने के बारीक कणों की तलाश की है। रिसर्चर्स का दावा है कि जंगली मशरूम की एक प्रजाति से सोने के नैनो पार्टिकल्स यानी बारीक कण बनाए जा सकते हैं। मशरूम की जिस प्रजाति से सोने के कण बनाने का दावा किया गया है उसका नाम टर्मिटोमाइसिस है और इसे स्थानीय लोग रोन ऑल्मी के नाम से जानते हैं। जर्नल ऑफ जियो माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित शोध के मुताबिक डॉक्टर सुजाता दाबोलकर और डॉक्टर नंद कुमार कामत ने ये प्रयोग किया। इन वैज्ञानिकों ने 3 साल तक जंगली मशरूम की इस प्रजाति पर शोध कर सोने के नैनो पार्टिकल्स बनाए। इनका दावा है कि गोवा में पाई जाने वाली मशरूम की इस प्रजाति से वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है, क्योंकि बायोमेडिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल विज्ञान में सोने के बारीक कणों का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा मशरूम की इस प्रजाति से बने सोने के बारीक कण मेडिकल साइंस में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और अरबपति बिल गेट्स इन दिनों भारत के दौरे पर हैं और इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सूट बूट पहने बिल गेट्स चाय की चुस्कियां लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके आगे स्पेशल चाय का ये प्याला पेश किया गया नागपुर के डॉली चाय वाले ने, जो सोशल मीडिया पर बेहद फेमस है। बिल गेट्स ने डॉली चाय वाले की टपरी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारत में आप हर जगह इनोवेशन देख सकते हैं, यहाँ तक कि सिंपल सी एक कप चाय की तैयारी में। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था कि फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। Zee News.